फ्रेंड्स, तो हम बायोकेमिस्ट्री के एमसीक्यूज पढ़ रहे थे डबल ए नोट से। तो आज यहाँ से पढ़ेंगे विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन। ड्राई पिगमेंटेड स्किन, ये माल न्यूट्रिशन मतलब ये होता है विटामिन ए डिफिशिएंसी में। पिटिंग एडिमा होता है, एल्ब्यूमिन या प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में होता है। किडियोसिस इंस्ट्रोमेटाइटिस भी हो सकता है क्योंकि विटामिन बी की डिफिशिएंसी से होता है। एक ल्यूकोपेनिया रह गया जो कि माल न्यूट्रिशन का साइन नहीं है, ठीक है, बी है। अ मैन वर्किंग इन अ फैक्ट्री हैज़ डेवलप्ड डिक्रीज सेंसेशन इन लेग्स, मतलब न्यूरोपैथी है, ठीक है। एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल? लीड। तो ये लेड जो होता है ये विटामिन बी 6 की डिफिशियंसी काज करता है जो कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करता है, जिसकी वजह से नम्बनेस, टिंगलिंग वगैरह या डिक्रीज सेंसेशन होंगे। सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया साइकिल क्या है? एस्पार्टेट एंड अमोनिया है। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स इन विच स्टेज है? इंटरफेस में होता है, ये हमने सारे पढ़े हुए हैं। विच अमाइनो एसिड डिफिशियंसी काजेज सेल इंजरी? तो इसमें है ग्लाइसिन। अब देखें विच अमाइनो एसिड डिफिशियंसी, अगर वो पूछें किस अमाइनो एसिड की डिफिशियंसी सेल इंजरी काज कर रहा है तो वो है ग्लाइसिन। और एक एमसीक्यूज होता है विच अमाइनो एसिड काजेज सेल इंजरी, तो वो या विच अमाइनो एसिड्स एक्सेस काजेज सेल इंजरी, ठीक है। अगर वो ये पूछें कि विच अमाइनो एसिड या फिर विच अमाइनो एसिड एक्सेस काजेज सेल इंजरी, तो उसमें आप लगाएंगे क्या? कोलिन। और अगर डिफिशियंसी का पूछें तो ग्लाइसिन, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। उसके बाद है इन फिनाइल कीटोन यूरिया फिनाइल एलेनिन इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, ठीक है। फिनाइल कीटोन यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम डिफिशिएंट होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन किस में कन्वर्ट नहीं होता? टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता। विच प्रोटीन इज एसोसिएटेड विद ओबिसिटी? लेप्टिन है, ओबिसिटी के साथ लेप्टिन। ये असल में ये प्रोटीन भी है, हार्मोन भी है, जो कि अगर प्रेजेंट होगा तो ओबिसिटी काज करेगा। उसके बाद है टायरोसिन के डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन और थायरोक्सिन, ये सारे टायरोसिन से बने होते हैं, ठीक है। उसके बाद है अच्छा, ये मैं जो बीच में छोड़ रहा हूँ ये एमसीक्यूज क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है और मोस्टली इनमें से रिपीटेड भी हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इस वजह से वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पास टाइम की कमी है ना, तभी। वाई वी चेक लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशो इन एमनियोटिक फ्लूइड? लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन दोनों क्या होते हैं? ये फास्फोलिपिड्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और इनकी रेशो हम चेक करते हैं, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड में। और किस चीज़ को चेक करने के लिए? टू चेक लंग मेच्योरिटी, ठीक है। जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं तो उनकी लंग मेच्योरिटी को देखने के लिए हम ये रेशो यूज़ करते हैं। एवेटिन इज़ प्रेजेंट, एवेटिन एक प्रोटीन है जो कि रा एक वाइट में प्रेजेंट होता है। उसके बाद होमोसिस्टेनिमिया काज्ड बाय, होमोसिस्टेनिमिया का मतलब ब्लड के अंदर होमोसिस्टीन का इंक्रीज हो जाना। तो ये विटामिन बी 12 डिफिशियंसी में, क्योंकि विटामिन बी 12 होमोसिस्टीन को दूसरे अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा था। जब इसकी डिफिशियंसी होगी तो होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं होगा। किस में कन्वर्ट कर रहा था? मेलोनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा था। तो जब विटामिन बी 12 डिफिशियंसी होगी तो होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, उसमें, तो फिर ये इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है ड्यूरिंग एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आरएनएज बन रहे होते हैं और वही आरएनएज ज़ाहिर है बाद में जाके क्या करते हैं? ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सबसे पहले डीएनए से क्या बनते हैं? आरएनए। कौन से आरएनए? मैसेंजर आरएनए, ठीक है। मतलब डीएनए में जो जेनेटिक कोड होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा किस में? मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए उसको ले जाएगा कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में किसके पास उस इन्फॉर्मेशन को ले जाएगा? राइबोसोम के पास। फिर राइबोसोम ऑर्डर करेगा ट्रांसफ़र आरएनए को कि ये वाले अमीनो एसिड लाओ, ठीक है। वो जो इन्फॉर्मेशन होगा उसके मुताबिक अमीनो एसिड आएंगे राइबोसोम के पास, और फिर क्या? राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, वो अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। तो ये पहला जो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से बन रहा है आरएनए, उसको कहते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और उसके बाद फिर वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास जाएगा। राइबोसोम फिर ट्रांसफ़र आरएनए की मदद से क्या है? अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट करवाएगा अपने अंदर। तो उस प्रोसेस को फिर अमीनो एसिड आपस में मिलेंगे, प्रोटीन बनेंगे। तो उस प्रोसेस को फिर क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। तो प्रोटीन सिंथेसिस में दो चीज़ों का है, एक है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। अब प्रोटीन सिंथेसिस जब हो रहा है तो ज़ाहिर है ज़्यादा से ज़्यादा मैसेंजर आरएनए की ज़रूरत है ना, ताकि डीएनए अपना सारा इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे। अब मैसेंजर आरएनए फिर बनता कहाँ पे है? वो ज़ाहिर सी बात है न्यूक्लियोलस में बनता है ना, इस वजह से फिर वो न्यूक्लियोलस थोड़ा बड़ा प्रोमिनेंट दिखाई देगा। उसके बाद है फिनाइल एलेनिन कांट बी कन्वर्टेड टू टायरोसिन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग है? फिनाइल कीटोन यूरिया अभी मैंने आपको बताया था, इसमें एक एंजाइम डिफिशिएंट होता है जिसको कहते हैं फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में? टायरोसिन में। तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा, किस डिजीज़ में? फिनाइल कीटोन यूरिया में।
क्योंकि ये एंजाइम डिफिशिएंट होगा। विटामिन ई डिफिशिएंसी मैनिफेस्ट एज, विटामिन ई डिफिशिएंसी अगर होगा तो क्या होगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्योंकि ये मसल के स्ट्रक्चर को और फंक्शन वगैरह को मेंटेन कर रहा होता है, विटामिन ए प्रोटेक्शन कर रहा होता है उसकी। उसके बाद है हाई एनर्जी कंपाउंड, हमारे पास एटीपी है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हाईएस्ट एनर्जी कंपाउंड अगर पूछें या हाईएस्ट एनर्जी मॉलिक्यूल तो वो एटीपी है, लेकिन अगर वो आपसे पूछें हाईएस्ट एनर्जी कंटेंट तो वो स्टार्च है। उसके बाद है अ फीमेल पेशेंट अंडरवेंट सी सेक्शन 3 months बैक, हर वाउंड इज़ नॉट हीलिंग प्रॉपरली, शी इज़ टेकिंग दैट रिच इन, तो वो डाइट ले रही है जो कि रिच है हमारे पास प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लेकिन डिफिशिएंट है किसमें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो विटामिन हमारे पास फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं, स्पेशली विटामिन सी। व्हाट विटामिन डिफिशिएंसी काजेज पुअर वाउंड हीलिंग, है ना, तो सारे विटामिन होते हैं, ठीक है। मोस्टली विटामिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ठीक है, वाउंड हीलिंग में जो जिस विटामिन का मोस्टली रोल होता है वो हमारे पास विटामिन सी होता है, ठीक है। तो विटामिन सी की डिफिशिएंसी है, डिक्रीज विटामिन सी। मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग, क्योंकि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल नहीं ले रही है तो उसमें विटामिन सी की कमी है, जिसकी वजह से पुअर वाउंड हीलिंग है। मदर हैड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग प्री मैच्योरिटी। अल्कोहल अगर लेंगी मदर तो उसको कहते हैं अल्कोहल फीटल सिंड्रोम, में कंडीशन होता है जिसमें प्री मैच्योर बर्थ हो सकता है। अ पेशेंट हैज़ इंक्रीज्ड हेपाटिक ग्लाइकोजन विद नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, अब लीवर का स्ट्रक्चर नॉर्मल है लेकिन हेपाटिक ग्लाइकोजन उस पेशेंट में इंक्रीज्ड है। और इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज अक्कर, नो इंक्रीज इन सीरम ग्लूकोज अक्कर आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज, और उसको जब हम फ्रुक्टोज देते हैं तो फिर वो सीरम ग्लूकोज भी इंक्रीज नहीं हो रहा। तो कौन सा एंजाइम डिफिशिएंट है, ग्लूकोज 6 फास्फेटेज एंजाइम डिफिशिएंट है, जिसकी वजह से ग्लाइकोजन में सारा ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है। द हाइएस्ट, अच्छा इस फैक्टर नीडेड फॉर को एंजाइम ए विच ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था। पेंटोथेनिक एसिड या विटामिन B5 की ज़रूरत होती है को एंजाइम ए की प्रोडक्शन के लिए। हाई आउटपुट कार्डिक फेल्वर, ये भी हमने कल पढ़ा था कि कार्डिक फेल्वर और कार्डियोमायोपैथी जो होता है बेरी में होता है, ठीक है, विटामिन B1 डिफिशिएंसी में। तो नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल किसको कहते हैं, हु ईट्स स्लीप्स एंड एक्सरसाइज रेगुलरली एंड लीड अ डिसिप्लिन्ड लाइफ, उसको कहते हैं नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। अ पेशेंट हैविंग फिनाइल एलेनिन इन यूरिन, एक पेशेंट है उसके यूरिन में फिनाइल एलेनिन है, तो ये किस डिजीज़ की वजह से, फिनाइल कीटोन्यूरिया की वजह से, क्योंकि उसमें फिनाइल एलेनिन टेरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, तो फिर वो यूरिन में निकलेगा। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन होता है, ठीक है, सी है, तो ये सीक्वेंस है, ग्लूटाथायोन है, फिर उसके बाद ट्रांसफेरिन है, विटामिन ई है, सी है, फिर ए है। अब विटामिन जो है उधर से आप याद करें, ई है ना डिसेंडिंग आर्डर में, फिर सी है, फिर ए है, ठीक है। और लेकिन सबसे ज़्यादा ग्लूटाथायोन, फिर ट्रांसफेरिन, फिर विटामिन ई। विच स्टोन ड्यू टू ऑक्जेलिक एसिड या ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड, विच अमाइनो एसिड डिफेक्टिव, तो ये हमारे पास है लाइसिन। लाइसिन में जब डिफेक्ट होगा तो स्टोन बनेंगे ऑक्जेलिक एंड ग्लाइको ऑक्जेलिक एसिड के। प्रेग्नेंट फीमेल है टेकिंग आयरन सप्लीमेंट, शी विल हैव डिफिशियंसी ऑफ, ये कल हमने पढ़ा था, उसमें डिफिशियंसी होगी किस चीज़ की, कैल्शियम के। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन में कैल्शियम है ही नहीं, इस वजह से फॉलिक एसिड उन्होंने लगाया हुआ है, देखें प्रेफर कैल्शियम इफ प्रेजेंट, तो यहाँ पर कैल्शियम होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन में उन्होंने दिया नहीं हुआ, इस वजह से फॉलिक एसिड हम लगा रहे हैं। तो असल में फॉलिक एसिड होता नहीं है, कैल्शियम होता है, लेकिन वो अगर नहीं है तो अभी इस वजह से फॉलिक एसिड लगाएं। डार्क ब्लैक यूरिन इन विच डिजीज, अल्केप्टोनेरिया। अच्छा इसमें अभी एक बात याद रखें, फिनाइल कीटोन यूरिया में क्या है, फिनाइल एलेनिन रिलीज़ हो रहा था किस में, यूरिन में, और डार्क ब्लैक यूरिन फिर किस में होता है, अल्केप्टोनेरिया। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फिनाइल कीटोन यूरिया में जो डिजीज़ है उसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा होता किस चीज़ में, टायरोसिन में, और एंजाइम कौन सा था, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशिएंट था। लेकिन जो अल्केप्टोनेरिया है इसमें हमारे पास एंजाइम जो होता है वो होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज एंजाइम डिफिशिएंट होता है, ठीक है, और इसमें डार्क ब्लैक कलर होता है यूरिन का, इनमें आप कंफ्यूज नहीं होना। थायमीन डिफिशिएंसी रिजल्ट इन डिक्रीज पायरुवेट एंड इंक्रीज लैक्टिक एसिड, ये मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जब भी होता है तो ग्लूकोज किस चीज़ में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसमें ग्लूकोज सारा कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज का प्रोसेस होता है, उसमें कई स्टेप्स होते हैं, लास्ट में क्या बन जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, एक ग्लूकोज से क्या बनते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट। अब ये जो 2 पायरुवेट है ये मैंने आपको बताया था कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहाँ पर ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, एसिटाइल CoA में, ठीक है, एसिटाइल CoA में। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंजाइम यहाँ पर जो विटामिन रिक्वायर होता है थायमीन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर विटामिन B1 की, ठीक है, अगर ये डिफिशिएंट होगा विटामिन B1 तो फिर पायरुवेट एसिटाइल CoA में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जब कन्वर्ट नहीं होगा उसमें तो फिर पायरुवेट क्या है यहाँ पर किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड।
तो साइटोप्लाज्म में एक और एंजाइम भी प्रेजेंट है जिसको कहते हैं लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजनेज, LDH। तो वो लैक्टिक एसिड या लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज वो क्या करेगा, पायरुवेट को कन्वर्ट कर देगा लैक्टिक एसिड में। तो यही बात ये पूछ रहे हैं, ठीक है। थायमीन डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, पायरुवेट जो है डिक्रीज हो जाएगा, सारा पायरुवेट कन्वर्ट होगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, एसिटाइल कोई में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा ना। फिर है नियासिन डिफिशियंसी काजेज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट है। नियासिन की डिफिशियंसी सीएनएस इफेक्ट में हमने पढ़ा था, पेलेग्रा होता है, पेलेग्रा में 4 डीज थे, डायरिया था, डिमेंशिया था, डर्माटाइटिस था, ठीक है, कॉलर रैश था, ठीक है, नेक कॉलर रैश, नेकलेस का जो रैश होता है, ठीक है, नेक में वो होता है, डर्माटाइटिस हो गया, फिर डायरिया हो गया, फिर डिमेंशिया हो गया। डिमेंशिया क्या था, लॉस ऑफ मेमोरी था, सीएनएस को अफेक्ट कर रहा था ना, सीएनएस इफेक्ट, और अगर बहुत सीवियर होगा तो फिर क्या है, डेथ काज करेगा। आयरन इज रिडली एब्जॉर्ब्ड इन विच फार्म है, फेरस फार्म में, ठीक है, आयरन जो है +2 की फार्म में, +2 की फार्म में जब होता है एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन +3 फार्म जो होता है या फेरिक फार्म उसमें ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। द ट्यूमर सुप्रेसर जीन P53 इंड्यूसेस, ठीक है, वो क्या इंड्यूस करेगा, G1 to S फेज, ठीक है, उसको अच्छा इंड्यूसेस सेल अरेस्ट, ठीक है। ट्यूमर सुप्रेसर जीन जो होता है मतलब ट्यूमर को सप्रेस कर रहा है, सेल डिवीजन को स्टॉप कर रहा है, कहाँ पे, G1 S फेज के दौरान। तो ये नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ये जीन्स, और ये कैंसर से हमें प्रिवेंट कर रहे होते हैं सेल डिवीजन को स्टॉप करके इस फेज़ पे, G1 to S फेज़ के दौरान। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इनमें लैक्टेज है, लैक्टेज क्या है, नाम से जाहिर है लैक्टोज की ब्रेक डाउन करेगा, लैक्टोज को तोड़ेगा, मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट करेगा, और लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बाकी अमाइलेज भी करता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अमाइलेज का भी रोल है, ठीक है। और ट्रिप्सिन वो तो प्रोटीन के लिए, एंटीरोकाइनेज ये उनके लिए। तो इनमें बी और सी दोनों करेक्ट है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, 290 में इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है बी, तो बी और सी दोनों इसमें करेक्ट है, ठीक है, माइलेज और वो दोनों करेक्ट हैं। हेक्सोजामाइनेज ए डिफिशिएंसी अकर्स इन। अब देखो माइलेज जो है स्टार्च को या ग्लाइकोजन को तोड़ रहा होता है, ठीक है, मतलब पॉलीसेकेराइड्स को, और वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं पॉलीसेकेराइड जब ओलिगोसेकेराइड्स में या डाइसेकेराइड्स में, तो उस वक्त फिर क्या है, उनके ऊपर लैक्टेज, माल्टेज और सुक्रेज एक्ट करता है, ठीक है। तो लैक्टेज भी हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन कर रहा है, लेकिन कौन से कार्बोहाइड्रेट की, डाइसेकेराइड्स की, ठीक है, लैक्टोज की। तो माइलेज और लैक्टेज दोनों, उन्होंने अभी कार्बोहाइड्रेट का पूछा है, अगर वो पूछते डाइसेक्राइड तो हम लैक्टेज लगाते हैं, या अगर वो पूछते पॉलीसेक्राइड तो हम माइलेज लगाते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट पूछा है तो उसमें माइलेज लैक्टेज आप दोनों करेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसा एमसीक्यूज आएगा ही नहीं जिसमें दोनों ही ऑप्शन 100% करेक्ट हो। इन बेजल मेटाबॉलिज्म हार्ट डिराइव 60% एनर्जी फ्रॉम फैट है, ठीक है, ये बात याद रखें, ये बार बार मैंने आपको बताया, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है। हार्ट जो है नॉर्मली हमारे पास 60%, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 80% तक अपना एनर्जी क्या है, फैट से या फैटी एसिड से गेन करते हैं, लेकिन ब्रेन जो है अपना एनर्जी किस चीज़ से गेन करता है, नॉर्मली ग्लूकोज से। अच्छा स्ट्रेप्टो, अब ये रेस्ट के ऊपर, ठीक है, रेस्ट के ऊपर, बेजल मेटाबॉलिज्म का मतलब है रेस्ट के ऊपर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ओबेज विच ला, ये एमसीक्यू भी रिपीट होता है, ये रट्टे वाला है, इसको आप रट लें, बियर लेम्बर्ट्स ला। अच्छा 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड है विद एपैथी, एपैथी का मतलब वही है, उसके इमोशंस हमारे पास क्या है, वो मतलब डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। पेरिफेरल एडिमा भी है उसको, और इनलार्ज लिवर है, ठीक है, पेरिफेरल एडिमा है, लिवर भी उसका इनलार्ज है, तो मतलब हाइपो अल्ब्यूमिनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स हैं। हर लैब इन्वेस्टिगेशन उसके ये, हेमोग्लोबिन उसका कम है, ठीक है, TLC उसका 12,000 है, ठीक है, इंक्रीज़ है, और प्लेटलेट्स उसका 150 है जो कि डिक्रीज़ है, मतलब नॉर्मल है लेकिन लोअर लिमिट है, लोअर बॉर्डर है। सीरम एल्ब्यूमिन देखें डिक्रीज है 28 है, विटामिन डी हमारे पास 30 है, कैल्शियम 35 है। तो डायग्नोसिस, तो इसमें एल्ब्यूमिन डिक्रीज है, इसका मतलब प्रोटीन डिक्रीज है, तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन है, उसी की वजह से फिर एडिमा भी हो रहा है, और इनलार्ज लिवर भी है, ठीक है। तो ये ख्वाशिर खोर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ख्वाशिर खोर है इसका आंसर। वुमेन डिलीवर अ बेबी विद क्लेफ्ट लिप एंड कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स। अब क्लेफ्ट प्लेट या लिप जो है कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स जो थे, और ये हमारे पास एक ड्रग भी ले रही थी, तो ये हमारे पास रेटिनोइक एसिड, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेटिनोइक एसिड अगर लेंगी मदर तो फिर क्या है, कॉन्जेनिटल बर्थ डिफेक्ट्स में स्पेशली क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट प्लेट वगैरह हो सकते हैं। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल सोर्स ऑफ थायमिन। फुल सोर्स ऑफ थायमिन क्या है, विटामिन B1 का, वो वीट है, ठीक है, तो वीट से हासिल होता है, और उसी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। और जो राइबोफ्लेविन है विटामिन B2 वो फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में उसका मेन रोल है। अब TNP इज कंट्राइंडिकेटेड, टोटल पार इंटरनल न्यूट्रिशन जो होता है, मतलब आप उसको टोटल जो फूड है वो किसके थ्रू दे रहे होते हैं, IV फ्लूइड्स की फॉर्म में। सिर्फ फ्लूइड्स नहीं होते, उनके अंदर कैलोरीज भी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास अल्ब्यूमिन वगैरह आप देते हैं या कुछ और देते हैं, ठीक है, IV,
तो वो कंट्राइंडिकेटेड किस कंडीशन में होता है, लिवर फेल्योर में कंट्राइंडिकेटेड है। इसके अलावा अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस में भी, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलाइटस यहाँ पर नहीं दिया हुआ, अगर यहाँ पर अनकंट्रोल्ड लिखा होता डायबिटीज़ मेलाइटस के साथ तो उसको करेक्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर अनकंट्रोल्ड नहीं है तो दूसरे नंबर पे लिवर फेल्योर है, फिर तीसरे पे डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है। लिवर डिजीज मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, अच्छा इसको छोड़िए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंसुलिन इंडिपेंडेंट ग्लूकोज अपटेक अकर्स इन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल। अच्छा हाँ, अब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक है एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल, एक है रेस्टिंग स्केलेटल मसल। अब जो रेस्ट के अंदर होते हैं स्केलेटल मसल, उनमें जो ग्लूकोज की अपटेक होता है वो इंसुलिन पे डिपेंड करता है और ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 के थ्रू होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक्सरसाइजिंग बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो तो उस वक्त क्या है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती, ग्लूकोज एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल में इंसुलिन के बगैर ही इंटर हो जाता है। इस वजह से कहते हैं कि ठीक है डायबिटीज़ को कि आप एक्सरसाइज किया करें ताकि वो जो हाइपरग्लाइसीमिया है वो हमारे पास क्या हो, वो ग्लूकोज इंटर हो सके स्केलेटल मसल में, क्योंकि उस वक्त इंसुलिन की ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। तो इंसुलिन अगर उसमें नहीं भी बन रहा है डायबिटिक में, तो जब एक्सरसाइज करेगा तो वो इंसुलिन की ज़रूरत नहीं है, ग्लूकोज वैसे ही इंटर होगा स्केलेटल मसल में और हाइपरग्लाइसीमिया डिक्रीज़ होगा। और इसके अलावा फैट्स भी डिक्रीज़ हो सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेगा ना तो फैटी एसिड ग्लूकोज में जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, तो वो भी हमारे पास क्या है, इंटर होंगे सेल्स के अंदर, यूटिलाइज हो रहे होंगे ना। व्हाट इज अलील नॉन आइडेंटिकल जीन एट लोकस। रिगार्डिंग विटामिन डी ट्रू इज, विटामिन डी के बारे में 25 हाइड्रोक्सिलेज इन लिवर और 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज किडनी में होता है। मतलब जो विटामिन डी है उसके 25 कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो लिवर के अंदर होता है और 1 कार्बन के ऊपर किडनी के अंदर होता है। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये याद रखें। हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम अम्बलाइकल स्टम्प इन फर्स्ट वीक बिकॉज ऑफ विटामिन के डिफिशिएंसी, ठीक है। फर्स्ट वीक में बेबी का इन्फेंट जो होता है उसके अम्बलाइकल जो हमारे पास स्टम्प है वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है तो विटामिन के डिफिशिएंसी है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इन फिनाइल एलानिन विच अमाइनो एसिड डाइट इज रिस्ट्रिक्टेड है, और एरोमेटिक अमाइनो एसिड हम लोग स्टॉप कर देते हैं फिर, क्योंकि वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में फिनाइल एलानिन ट्रिप्टोफैन वगैरह आते हैं, ठीक है, वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे ना, तो फिर हमारे पास फिनाइल कीटोन्यूरिया वाली डिजीज़ हो गई। उसके बाद है a lady who had colostomy was started on total parenteral nutrition है। total parenteral nutrition included which problem, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। डायरेक्टली आप उसको फूड दे रहे हैं आईवी, तो वो डायरेक्ट क्या है ब्लड में जा रहा है तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा या कि नहीं। अब जो फूड हम लेते हैं, ठीक है, थ्रू माउथ, वो तो जाता है स्लोली जाता है, ठीक है, पहले स्टमक में जाता है, वहाँ पर डाइजेशन होती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वहाँ से भी एब्जॉर्प्शन जो होती है स्लोली हो रही होती है। ये नहीं है कि एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा चीज़ 5 मिनट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, नहीं वो आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, आधा घंटा 1.5 घंटा लग जाता है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो ग्लूकोज जा रहा होता है, एब्जॉर्ब हो रहा होता है, तो उसकी वजह से फिर हाइपरग्लाइसीमिया इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन यहाँ पर आईवी आप डायरेक्ट अगर देंगे, ठीक है, तो उसमें हाइपरग्लाइसीमिया हमारे पास उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है पेशेंट ऑन टोटल पारेंटल डेवलप एलोपेशिया एंड स्केली डर्माटाइटिस लाइकली ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ जिंक है, ठीक है। उसमें स्केली डर्माटाइटिस हो रहा है और एलोपेशिया हो रहा है, क्योंकि जिंक का एक काम क्या होता है, रीएपिथेलियाइजेशन करना। अब स्किन और जीआईटी का जो म्यूकोजा होता है और हेयर वगैरह का, वो बार बार हमारे पास क्या हो रहा है, शेड ऑफ करता है और नया एपिथेलियम बन रहा होता है। तो जब हमारे पास जिंक की डिफिशिएंसी होती है, जिंक उसको दोबारा बनवाता है, लेकिन जिंक की डिफिशिएंसी में वो नहीं बन पाता, जिसकी वजह से स्केली डर्माटाइटिस होगा, ठीक है, साथ में एलोपेशिया होगा। हाइपर विटामिनोसिस ए लीड्स टू हाइपर केराटोसिस, ठीक है। विटामिन ए की अगर हमारे पास एक्सेस होगी तो हाइपर केराटोसिस, केराटिन ज़्यादा बनेगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज सेक्रेटरी डायरिया व्हेन रीचेज कोलोन इन लार्ज क्वांटिटीज़। अगर सुक्रोज ज़्यादा, लैक्टोज जो कि मिल्क में होता है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोलोन में पहुंचेगा तो सेक्रेटरी डायरिया काज करेगा, ठीक है। एंटी एजिंग इज बाय विच है, डिक्रीज कैलोरी डाइट अगर आप लेंगे तो एंटी एजिंग के तौर पर ये काम करता है, आपकी एजिंग स्लो होगी। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ विटामिन ए क्या है, टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, सही है। विच विटामिन डिफिशिएंसी काजेज क्रिएटिन यूरिया, विटामिन ई की डिफिशिएंसी, ठीक है। विटामिन ई की डिफिशिएंसी में क्या होता है, क्रिएटिन कहाँ से बनता है, मसल के ब्रेकडाउन से क्रिएटिन बन सकता है, ठीक है। तो मसल के ब्रेकडाउन से क्रिएटिन जब बनता है, ठीक है, वो फिर यूरिन में निकलेगा। अब मसल को मैंने आपको कहा था विटामिन ई का एक फंक्शन क्या है, मसल को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो विटामिन ई जब नहीं होगा, मसल प्रोटेक्ट नहीं होंगे, उनकी ब्रेकडाउन होगी, क्रिएटिन बनेगा, वो यूरिन में निकलेगा। मदर मिल्क इज डिफिशिएंट इन विटामिन सी है। मोस्ट पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर इनमें से विटामिन ई है, ठीक है, यहाँ पर ग्लूटाथायोन इन्होंने दिया नहीं हुआ। G6PD एसोसिएटेड विद फेविज्म, फेवाबिन जो थे उनके लेने से G6PD हमारे पास क्या है, हेमोलाइसिस स्टार्ट हो सकता है।
अच्छा, विटामिन ए इन रेटिना, विटामिन ए रेटिना में किस फॉर्म में होता है? रेटिनॉल के फॉर्म में। लिपोफिलिक हार्मोन का मतलब जो लिपिड लविंग हार्मोन है, जैसे कि स्टीरॉयड हार्मोन, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन को आप लिपोफिलिक हार्मोन कह सकते हैं। वो एक्ट करते हैं थ्रू मैसेंजर आरएनए के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये स्टीरॉयड हार्मोन क्या है, ये जाके जीन्स को एक्टिवेट करते हैं। जब जीन्स को एक्टिवेट करते हैं डीएनए के अंदर, फिर मैसेंजर आरएनए उससे बनता है उसी तरह का। फिर वो मैसेंजर आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास क्या है? ट्रांसफर आरएनए। राइबोसोम जो है फिर ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर करेगा कि इस मैसेंजर आरएनए के मुताबिक अमीनो एसिड को लाओ, और उनको फिर आपस में असेंबल करेगा और फिर एक प्रोटीन बनेगा। तो लिपोफिलिक हार्मोन या स्टेरॉयड हार्मोन क्या करते हैं, उनका जो एंड रिजल्ट होता है वो नए प्रोटीन प्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, उनमें हमारे पास जो पहला इनिशियल स्टेप होता है कि वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू सबसे पहले तो डीएनए को एक्टिवेट करते हैं और फिर मैसेंजर आरएनए उसी के मुताबिक इंस्ट्रक्शंस को ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। ट्रू रिगार्डिंग ट्रिपल एक्स सिंड्रोम क्या है? मोर इंटेलिजेंट होते हैं ये। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम एक हमारे पास जो कंडीशन है उसमें वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। एंजाइम विच इन्वॉल्व इन रीमॉडलिंग ऑफ टिश्यू है, तो वो हमारे पास मेटालोप्रोटीनेज होता है सबसे पहले, फिर कोलाजनेज होता है, ठीक है। मेटालोप्रोटीनेज, फिर कोलाजनेज, फिर इलास्टेज, ठीक है। तो यहाँ पर मेटालोप्रोटीनेज नहीं है, इस वजह से कोलाजनेज है। उसके बाद हमारे पास है प्रेग्नेंट फीमेल नॉट टेकिंग सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शी विल हैव डिफिशियंसी ऑफ। प्रेगनेंसी में हमारे पास फॉलिक एसिड के डिफिशियंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो सप्लीमेंट नहीं ले रही, तो इस वजह से ये देखें, इस वजह से फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स लेने होते हैं क्योंकि फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी पर क्या काज करता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, एनएनसेफली काज कर रहा था। उसके बाद हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रीकर्सर ऑफ। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? प्रीकर्सर है एल्डोस्टेरॉन का भी, कार्टिसोल का भी, कार्टिकोस्टेरॉन, इन सब हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन से बनते हैं। प्रोजेस्टेरॉन खुद किससे बन रहा था? उससे, कोलेस्ट्रॉल से। पायरुवेट इज इंटरमीडिएट बिटवीन ग्लूकोज एंड एसिटाइल कोए। मैंने आपको बताया था ग्लूकोज के अंदर ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है तो पायरुवेट बनता है। फिर पायरुवेट क्या है, किस में कन्वर्ट होता है? एसिटाइल कोए में। तो पायरुवेट क्या है? प्रीकर्सर हुआ ग्लूकोज और एसिटाइल कोए के दरमियान, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है अ पेशेंट हैविंग फिनाइल एलानिन इन यूरिन ड्यू टू, किस चीज़ की वजह से? फिनाइल कीटोन यूरिया में होता है, ये बार बार हम पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ रिसेक्शन ऑफ टर्मिनल इलियम है ड्यूरिंग सर्जिकल एक्सप्लोरेशन इन लेपारोटोमी है, विच विटामिन विल बी डिफिशिएंट है, ठीक है। विटामिन B12 है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनल इलियम सर्जिकल एक्सप्लोरेशन किया है और उसमें क्या है, टर्मिनल इलियम को हमने काटा है, और टर्मिनल इलियम मतलब इलियम का लास्ट पार्ट, वहाँ पर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो रही थी, तो वो हमने काट दी, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो उसकी डिफिशियंसी होगी। तो ये सारे आपके कंसेप्ट देखना चाह रहे हैं ना। ट्रिप्सिन एक्ट्स ऑन विच अमाइनो एसिड, ये प्रोटीन्स पे एक्ट करता है ट्रिप्सिन, ठीक है, लेकिन किस पे? टर्मिनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड्स पे, ठीक है। तो ये रट्टे वाली कुछ चीज़ें वो आपने याद रखने हैं, बाकी सारे कंसेप्ट वाले होते हैं। अब डाइट इन पेशेंट विद टाइप 1 हाइपरलिपिडीमिया, उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिक्रीज इन टेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट्स हैं। इन क्वाशियोर देयर इज़ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। क्वाशियोर में प्रोटीन की भी माल न्यूट्रिशन है, साथ में कैलोरी की, एनर्जी की भी माल न्यूट्रिशन है, और मरासमस में सिर्फ कैलोरी की माल न्यूट्रिशन होती है। उसके बाद है मेजर साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस लीवर है, ठीक है। नया जो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कल मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोमीज ग्लूकोज, नियोमीज न्यू ग्लूकोज, और जेनेसिस का मतलब प्रोडक्शन, मतलब नए ग्लूकोज का प्रोड्यूस होना। नए ग्लूकोज का यह मतलब है कि किसी और टाइप के कंपाउंड से ग्लूकोज का बनना, मतलब फैटी एसिड से। फैटी एसिड कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, कहाँ पे? लिवर के अंदर, जब रिक्वायर होंगे तब बनेंगे, ठीक है। जब a 16-year-old boy presented to OPD with 104 fever for बुआई है, ठीक है, फॉर लास्ट 4 days एंड प्रिस्क्राइब्ड एंटी मलेरियल फॉर फीवर है, ठीक है। अब वो बुआई है, 16 ईयर का है और उसको फीवर हुआ है, ठीक है, लास्ट 4 days से एंटी मलेरियल उसे हमने दिया। आफ्टर 12 आवर ही प्रेजेंटेड विद कोला कलर्ड यूरिन, व्हाट इज द काज? तो इसमें G6PD ब्लैकबॉडी, G6PD है इसका आंसर। अब देखें, अगर वो कहते हैं कि 16 ईयर बुआई है, ओपीडी में आया है, 104 उसको फीवर है और साथ में कोका कलर यूरिन है, ठीक है, मतलब एंटी मलेरियल देने से पहले उसको अगर कोका कलर यूरिन है, तो फिर हम कहते हैं क्या है, ये हमारे पास ब्लैक वाटर फीवर है या सेरिब्रल मलेरिया है, ठीक है। प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम क्या करता है? हीमाचोरिया काज कर सकता है ना, तो फिर हम कहते हैं, और यही प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम क्या है? ब्लैक वाटर फीवर उसको कहते हैं ना, जब हीमाचोरिया काज करेगा, तो ब्लैक वाटर फीवर उसको हम कहते हैं। लेकिन अब मसला क्या है, वो कह रहे हैं कि उसको एंटी मलेरियल भी हमने दे दिए 4 days के लिए, उसके बाद उसको हीमाचोरिया या कोका कलर यूरिन स्टार्ट हुआ है, तो अब क्या प्रॉब्लम है? तो अब प्रॉब्लम है किसमें? G6PD में। अब देखें यहाँ पर G6PD आपको पता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, मतलब क्या है, ये मेल में होता है, फीमेल में ये अपेयर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तो
मतलब दोनों जो हमारे पास एक्स क्रोमोसोम है उनके ऊपर क्या है G6PD वाले एंजाइम की म्यूटेशन होगी तब फीमेल में ये G6PD हो सकता है, लेकिन फीमेल में ये हमारे पास नहीं होता। ठीक है, मोस्टली ये हो ही नहीं सकता है, ये मेल में अपेयर हो सकता है। मेल में क्योंकि एक ही एक्स होता है तो उसके अंदर वो अगर डिफेक्टिव एक्स आएगा, ठीक है, मदर से, तो फिर क्या है मेल को डायरेक्ट G6PD डिफिशियंसी होगी। अब क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि G6PD डिफिशियंसी के अफेक्ट्स को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, और वो जैसे कि हमारे पास क्या है एंटी मलेरियल ड्रग्स, जब आप एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं तो फिर क्या है, अगर वो G6PD डिफिशिएंट पेशेंट होगा, स्पेशली बॉय, तो फिर उसमें क्या होगा, हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर हम G6PD, लेकिन अगर यहाँ पर होता गर्ल, 16 ईयर गर्ल, ठीक है, प्रेजेंटेड टू ओपीडी विद 104 फीवर फ्रॉम लास्ट 4 days एंड क्या है ही हैज़ मलेरिया एंड कोका कलर यूरिन है। ठीक है, इसमें भी आप एंटी मलेरियल नहीं लिखे, एंटी मलेरियल से पहले अगर कोका कलर यूरिन होगा तो फिर वो चाहे बॉय की बात हो चाहे हमारे पास गर्ल की बात हो। ठीक है, अगर गर्ल की बात होगी फिर तो हम डायरेक्ट ब्लैक वाटर फीवर में जाएंगे, लेकिन अगर बॉय की बात होगी तो फिर हम क्या है G6PD के बारे में भी सोचेंगे और ब्लैक वाटर फीवर के बारे में भी सोचेंगे। लेकिन एंटी मलेरियल देने से पहले अगर उस बॉय को हो रहा है तो इसका मतलब वो ब्लैक वाटर फीवर है, मोस्ट प्रोबेबली बॉय में भी। लेकिन क्या है गर्ल के अंदर तो 100% ब्लैक वाटर फीवर होगा, क्योंकि फीमेल में मैंने आपको बताया G6PD डिफिशियंसी होती ही नहीं है। ठीक है, वो अपेयर ही नहीं होते उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस वजह से यहाँ पर अभी आंसर है G6PD, क्योंकि एंटी मलेरियल क्या करते हैं G6PD के एंजाइम के जो सिम्टम्स हैं उनको इंक्रीज़ करते हैं, हिमोलाइसिस को इंक्रीज़ करते हैं। आयरन स्टोर्ड इन फार्म ऑफ फेरेटिन की फॉर्म में, लेकिन एक्सेस जो आयरन होता है हीमोसिडेरिन की फॉर्म में। आयरन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में, ट्रांसफेरिन के फॉर्म में, टी से ट्रांसपोर्ट, टी से ट्रांसफेरिन। ठीक है, एक्सेस स्टोरेज किस में, हीमोसिडेरिन में, और नॉर्मल स्टोरेज फेरेटिन में। बाइल एसिड्स आर कंजुगेटेड विद विच अमीनो एसिड टू फॉर्म बाइल साल्ट्स है, वो ग्लाइसिन एंड टोरिन। ठीक है, तो वो बाइल एसिड्स में। मेपल सिरप यूरिन डिजीज इन एन अनबार्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, ब्रांच चेन अमीनो एसिड का हमारे पास एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर स्केलेटल मसल के अंदर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 है, और ये हमारे पास रेस्टिंग स्केलेटल मसल में इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है ग्लूकोज को इंटर करवाने के लिए। ठीक है, इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ग्लूकोज इंटर होता है स्केलेटल मसल के अंदर एट रेस्ट है, लेकिन जब एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल होंगे उसमें इंसुलिन की जरूरत नहीं है, ग्लूकोज डायरेक्टली इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू स्केलेटल मसल में इंटर होगा। इंट्रिंसिक फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग है, वो हमारे पास विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए है। ठीक है, तो बी है। ठीक है, कोबालामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए। तो अब देखें IV B12 अगर आप देंगे तो उसमें एब्जॉर्प्शन की बात कहाँ से आ गई, उसमें तो एब्जॉर्प्शन है ही नहीं। तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन जो होती है उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, इस वजह से यहाँ पर आपने बी लिखना है। बी कोबालामिन क्या है, विटामिन B12 को कहते हैं। अब एक है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत है, और एक है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब जब वो एब्जॉर्ब हो गया ब्लड के अंदर, अब ब्लड के अंदर वो ट्रांसपोर्ट होता है मतलब टिश्यूज़ तक पहुँचता है, तो वो किस चीज़ के थ्रू, ट्रांसकोबालामिन 2 के थ्रू। इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट होता है ठीक से पढ़ना होता है, 2 बार पढ़ना होता है ताकि आप गलत आंसर ना लगा दें। मोर सेल डिवीजन एंजाइम इन्वॉल्वड इन शॉर्टनिंग ऑफ DNA, तो इसमें इसने आंसर दिया हुआ है क्या, टीलोमरेज, नहीं ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है। टीलोमरेज मैंने कल आपको समझाया था, टीलोमरेज एंजाइम का काम क्या है, टीलोमेयर को ऐड करता जाता है, वापस बनाता जाता है, ताकि जो जीन्स या जो DNA का पार्ट सेगमेंट लॉस हुआ था वो वापस उसको ये रिकवर करता है ताकि सेल डिवीजन होता रहे, और ये टीलोमरेज इंक्रीज़ हो जाता है किसमें, नॉर्मल सेल में तो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन कैंसरस सेल में ये बहुत इंक्रीज़ हुआ होता है। तो इसका काम क्या होता है, शॉर्टनिंग ऑफ DNA को प्रिवेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टिंग ऑफ DNA, इस तरह से होना चाहिए MCQs। ठीक है तो ये MCQs यहाँ पर इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये आप सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, कि प्रिवेंशन ऑफ शॉर्टिंग ऑफ DNA को हमारे पास कौन सा एंजाइम करवा रहा होता है, टेलोमरेज प्रिवेंट कर रहा होता है शॉर्टनिंग को। ठीक है, शॉर्टनिंग करवाता नहीं है ये। उसके बाद है फैट एब्जॉर्ब फ्रॉम इंटेस्टाइन एज, इंटेस्टाइन से फैट एब्जॉर्ब होते हैं मिक्स्ड माइसिलीज के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर फिर वही विटामिन B12 वाला काम है, समझे, वहाँ पर जैसे वो एब्जॉर्ब के लिए क्या इंट्रिंसिक फैक्टर की रिक्वायरमेंट थी और ट्रांसपोर्ट के लिए ट्रांसकोबालामिन की, यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन के लिए मिक्स्ड माइसिलीज की ज़रूरत है। ठीक है, फैट एब्जॉर्ब होते हैं इस फॉर्म में, लेकिन ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होते हैं, काइलोमाइक्रोन्स की फॉर्म में। उसके बाद है इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये हमने अभी पढ़ा था, टाइप ट्रांसपोर्टर 4 है, और स्केलेटल मसल में होता है। बॉडी मेटाबॉलिक रिस्पांस टू ट्रामा स्केलेटल मसल। ठीक है, एक हमारे पास ट्रामा हुआ है, फिर स्केलेटल मसल बॉडी के जो हमारे पास स्केलेटल मसल है वो किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे, प्रोटियोलाइसिस को इंक्रीज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, ये रिपीट होता है बार बार।
तो कैसे, अब देखिए एक बंदा है वो गिर गया रोड के ऊपर, क्रश इंजरी उसको हुआ है। जब क्रश इंजरी हुआ है तो क्या है, उसको ट्रॉमा हुआ है क्या, नहीं। तो अब बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होगा कि उसके अंदर जो सारे मसल्स हैं वो क्या है, टूट फूट गए। मसल के अंदर मसल सेल होते हैं, वो मसल सेल टूट गए। मसल सेल के अंदर क्या होता है, सारा प्रोटीन होता है। तो मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रही है। मसल्स की ब्रेकडाउन का मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाती है ड्यूरिंग ट्रामा, ठीक है। ट्रामा की वजह से ब्रेक डाउन हुआ है ना मसल्स की, और मसल के अंदर जो प्रोटीन है उनकी, तो प्रोटियोलाइसिस इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद है आरबीसी सिंथेसिस एटीपी, सिंथेसाइज एटीपी। आरबीसी क्या है, एटीपी को बनाता है फ्रॉम ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के जरिए। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। सिर्फ आरबीसी के साइटोप्लाज्म में के अंदर नहीं, बल्कि तमाम सेल्स के अंदर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। या फिर कुछ जगहों में आपको दिया होगा साइटोप्लाज्म की बजाय साइटोसोल दिया होगा, ठीक है, कि ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन डैश पार्ट ऑफ द सेल, साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म। इंट्रा माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन सिंथेसिस, इसको छोड़िए, ये भी गलत लिखा हुआ है इन्होंने। न्यूक्लियाई के जीन नहीं होते, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के अपने जो जीन्स होते हैं, अपना जो डीएनए होता है, वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन बनवा रहा होता है। इसी वजह से तो उसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग कह रहे थे ना। तो इसमें ये वाला, ये इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ इन्होंने, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए यहाँ पर देना चाहिए था, उसको करेक्ट करना था। तो कुछ एमसीक्यूज इसमें गलत हैं, ठीक है। तो आपने खुद भी थोड़े कंसेप्ट लगाने होते हैं, और मैं भी आपको बार बार बता रहा हूँ वो चीज़ें। ग्लूटामेट अमीनो ट्रांसफरेज एंड एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज फार्मेशन यूजेस विच विटामिन। अब ये जो दो एंजाइम्स हैं जो कि बन रहे होते हैं लिवर के अंदर, जिसको हम लोग SGPT SGAT भी कहते हैं, ठीक है, या ALT AST भी कहते हैं। तो ये दोनों की प्रोडक्शन के लिए B6 विटामिन की ज़रूरत होती है। स्टियाटोरिया इज कास्ड बाय, स्टियाटोरिया क्या था, जो हमारे पास लिपिड जब एब्जॉर्ब नहीं होता तो वो सारा लिपिड फॉल स्मेलिंग स्टूल होता है, उसको कहते हैं स्टियाटोरिया, ठीक है। तो ये हमारे पास इनएक्टिवेशन ऑफ पैंक्रियाटिक लाइपेज की वजह से होता है। या तो पैंक्रियाटिक लाइपेज का क्या है, रिलीज ना होना, या फिर उनके इनएक्टिवेशन हो जाना। तो उसकी वजह से लिपिड्स की क्या ब्रेकडाउन नहीं होती। जब ब्रेकडाउन नहीं होगी तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे, जब एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो वो फीसिस में सारे निकलेंगे। तो फीसिस में जब सारा लिपिड होता है, सारा लिपिड निकल रहा होता है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं स्टियाटोरिया। इसको हम लोग फाउल स्मेलिंग स्टूल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें सारा फैट होता है ना। और ये पैंक्रियाटाइटिस में हो सकता है ना, क्योंकि पैंक्रियाटाइटिस में एंजाइम नहीं बन रहे होते ना, क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में। फाइनल प्रोसेसिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ग्लाइकोप्रोटीन अकर्स इन। अब कार्बोहाइड्रेट, जब कार्बोहाइड्रेट के साथ जब प्रोटीन मिलता है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन का मिलना, और ये एंटीजन वगैरह के तौर पर काम करते हैं, सेल्स के ऊपर होते हैं ना। तो अब कार्बोहाइड्रेट, वो कह रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से जब ग्लाइकोप्रोटीन बनता है तो ये जो स्टेप है जिसमें कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्टेप कहाँ पे होता है, किस ऑर्गनली में, गोल्जी बॉडीज़ में। विटामिन गिवन विद आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड ये कल मैंने आपको बताया था, आइसोनियाजिड हम लोग दे रहे थे किस में, एंटी ट्यूबरकुलस थेरेपी में, ठीक है, पल्मोनरी टीबी में या टीबी मेनिंजाइटिस सब में, एब्डोमिनल टीबी सब में हम लोग क्या देते हैं, आइसोनियाजिड दे रहे होते हैं, ठीक है। और भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, एक एंटीबायोटिक है आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड विटामिन B6 की डिफिशियंसी का करता है। इस वजह से अगर सिर्फ आप आइसोनियाजिड देंगे और विटामिन B6 उसके साथ नहीं देंगे तो फिर विटामिन B6 की डिफिशियंसी से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रहा था ना, तो वो, और उसके अलावा ऑप्टिक न्यूरोपैथी भी हो रहा था वो भी। तो कलर ब्लाइंडनेस वगैरह भी ऑप्टिक न्यूरोपैथी की वजह से, और नंबनेस, टिंगलिंग और लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है, पेरिफेरीज के अंदर, वो B6 की डिफिशियंसी की वजह से। तो इस वजह से फिर क्या है, B6 डिफिशियंसी को प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड के साथ हम क्या दे रहे थे, बीटा 6, ठीक है, टैबलेट बीटा 6, विटामिन 6 हम दे रहे थे। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। APTT replenishes आफ्टर एंटीबायोटिक्स यूज्ड बाय गिविंग, तो उसमें विटामिन के है। अच्छा, डाइटरी सोर्स ऑफ सीरोटोनिन इज, डाइटरी सोर्स सीरोटोनिन की क्या है, वो हमारे पास ट्रिप्टोफैन है, ठीक है। ट्रिप्टोफैन से क्या बनता है, सीरोटोनिन बनता है। यंग थिन लीन बॉय विद साइंस ऑफ टेटानी हैविंग ब्लड कैल्शियम लेवल उसका डिक्रीज है, ठीक है, नॉर्मल 8 to 9 है, और यूरिन एक्सक्रीशन लेवल उसका नॉर्मल है 50 है, ठीक है, 24 to 300 नॉर्मल है। व्हाट विल बी दी काज, तो उसका काज क्या है, कैल्शियम उसमें लो है, तो सबसे मोस्ट कॉमन काज क्या होता है, विटामिन D डिफिशियंसी होता है ना, कैल्शियम की डिफिशियंसी की, तो इसमें विटामिन D डिफिशियंसी है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये मैंने आपको बताया, करेक्ट सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस का क्या है। सबसे पहले डीएनए से मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से मैंने बताया कि राइबोसोम के पास जाएगा, फिर ट्रांसफर आरएनए, फिर अमीनो एसिड है। तो ये देखिए मैसेंजर आरएनए, डीएनए ने अपना इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दिया, मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में गया, वहाँ से वो राइबोसोम के पास गया, राइबोसोम ने ट्रांसफर आरएनए को ऑर्डर दिया कि ये वाले अमीनो एसिड मेरे पास लाओ, फिर वो अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये इसका आंसर है। मतलब इसमें पहले ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, ये ट्रांसक्रिप्शन। फिर क्या है, राइबोसोम के अंदर ट्रांसफर आरएनए की मदद से जो अमीनो एसिड बनते हैं उसको कहते हैं ट्रांसलेशन।
प्रोटीन सिंथेसिस का होना। HP एक्सेप्ट्स प्रोटॉन फ्रॉम विच अमाइनो एसिड, ये कल भी हमने पढ़ा था, सो दैट HP कैन एक्ट एज अ बफर हिस्टाडीन। उसके बाद हमारे पास है, इनमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, आप ये इसकी तरफ आते हैं। चाइल्ड विद ब्लू स्क्लेरा एंड मल्टीपल फ्रैक्चर्स ऑफ हिज एंकल, ये कल भी हमने पढ़ा था। ब्लू स्क्लेरा डायरेक्ट आ जाए और फ्रैक्चर की बात आ जाए तो आपने डायरेक्ट क्या सोचना है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, ठीक है। फ्रैक्चर क्यों हो रहा है, कोलाजन टाइप 1 की डिफिशियंसी है ना, म्यूटेशन हुए हैं। फार कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विच विटामिन नेसेसरी है, ठीक है। राइबोफ्लेविन की ज़रूरत होती है, सॉरी थायमीन की कार्बोहाइड्रेट के लिए। इसी वजह से वीट के अंदर कार्बोहाइड्रेट के अंदर ये प्रेजेंट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड होते हैं उनमें थायमीन वैसे भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट होती है कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो नेचर ने भी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ें रखी होती हैं। और राइबोफ्लेविन जो होता है वो हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में रिक्वायर होता है। और बायोटिन जो है, ठीक है, विटामिन B7 उसको कहते हैं, वो लिपिड मेटाबॉलिज्म में उसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये हमने कल भी पढ़े थे। तो ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो कल से इंशाल्लाह हम लोग CVS पैथोलॉजिकल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, 3 या 4 दिन में उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद एनाटॉमी स्टार्ट कर देंगे। अगर कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।